कि यार हम बार बार फेल हो रहे हैं। बहुत सारे नौकरी वाले भी इसमें परीक्षा दे रहे हैं और वो हर बार है वो परीक्षा देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, प्री देते हैं, हर बार इस साइकिल इस चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं। और सिलेक्शन किसका होता है? अब की बार भी वही सिलेक्शन ले जाएंगे जो मैं इसमें बात बताऊंगा, और आप फिर इसी चक्कर में घूमते रह जाओगे। तो इसलिए इस चक्कर से कैसे निकलना है, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें, तो सबसे बड़ी बात तो यही जो मैं शुरू में मैंने बताई। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्त मुझे बोले यार तू अभी पढ़ रहा है, आगे तो तेरा एग्जाम तो यार पता नहीं कब है। तो जंग वही जीतते हैं जो पहले से निशाने का अभ्यास कर लेते हैं। युद्ध भूमि के अंदर वही योद्धा सफल होते हैं, वही युद्ध जीतते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं, अपने निशाने का बहुत बार अभ्यास कर चुके हैं। और अभ्यास आपको टू द पॉइंट फोकस करना है। तो अब आरएस यूपीएससी में किस प्रकार आप तैयारी करें, आपके सिलेबस और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस आपके पास हो जाना चाहिए। ठीक है, उसमें से आपको पता लग जाना चाहिए हाँ यार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिर्फ इतना क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है उसी पे मैं आ रहा हूं। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या आती है, हम सिलेबस देखते हैं तो मित्र क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती उस सिलेबस को पढ़ने के स्तर पर ही सबसे बड़ी गलती करते हैं, दिमाग को संकेत दे देते हैं। पहले से ही अपने दिमाग को इतना आलसी बना देते हैं उसके प्रति। हम दिमाग को यह संकेत देते हैं कि हाँ यार इस सिलेबस के अंदर इतनी बातें ये तो मैं कर ही दूंगा, और एग्जाम में फिर क्या गलती करते हो, ये आंसर शीट है, आरएएस मुख्य परीक्षा की आंसर शीट है और सिलेक्शन वहीं से होता है। प्री में होने के बाद आप मेंस में चूकते हो। जिसने मेंस की तैयारी कर ली नहीं उसका यूपीएससी पीसीएस दोनों क्लियर है, इसलिए मेंस की तैयारी पहले होना जरूरी है। ये मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चूक क्या करते हो, इस चीज को मैं सारी डिफाइन करूंगा अच्छे तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें 15-20 मिनट इस वीडियो को खींचना, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जब तक मैं चीजें अच्छे तरीके से नहीं समझाऊंगा तो फ्रेंड्स फिर इस वीडियो में लाइव सेशन में आपको जोड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप लाइव कितने आते हैं ये मैटर नहीं है, मैं प्रमाणिक तौर से आपको बताऊंगा। आपने क्या पढ़ा, आरएस में पढ़ा एक टॉपिक है रित, नैतिक शास्त्र में आपने सिलेबस पढ़ा, हाँ यार रित, यार मैं तो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं यार, रित तो मुझे पता है, या मैं यार इसको तो पढ़ लेंगे। इस दिमाग को क्या कह देते हैं, हाँ यार इसको पढ़ लेंगे। बात पढ़ने की नहीं है, प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। प्रश्न कैसे पूछा है, किस प्रकार रित की धारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को संवर्धित करती है, किस प्रकार रित की धारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को संवर्धित करती है। मेरे इसमें 1.5 नंबर आए हैं, लेकिन इस स्टूडेंट्स के 0 नंबर आए हैं, इस स्टूडेंट्स के 0 नंबर आए हैं। इसने रित पढ़ा है, रित को अच्छे तरीके से पढ़ा है, रित क्या है जानता है, लेकिन आरएस में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, यूपीएससी में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार आपकी परीक्षा होती है और आप नंबर कहां खो देते हो। इसलिए यही चीज बता रहा हूं कि सिलेक्शन होने वाला क्या करता है और जो फेल होता है वो क्या करता रह जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें इसने स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है, ये कॉपी है, इसने लिखा है आरएस में ये 15, ये सीधे 2 नंबर का है, थोड़ा सा ही लिखना था। रित में कर्तव्य तथा नियामक का बोध है, प्रशासन में संविधान को सर्वोच्च नियामक तथा जन सेवा को कर्तव्य मानकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये गप लगाई गई है फ्रेंड्स, और गप लगाने से कभी आपके मार्क्स नहीं आते। अभी आपका मेंस आ रहा है, इस वीडियोस को ध्यान से सुन लें। इसमें क्या कहा है, रित की धारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को, तो सबसे पहले तो आप प्रश्न समझें, उत्कृष्टता का इसमें क्या दिया है, एक्सीलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंट। आपका प्रशासन के अंदर आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसे कर पाओगे, रित की धारणा किस प्रकार उसको क्या करती है, कंसेप्ट इनहांस, उसको किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। आपको रित की धारणा का ज्ञान है, उसको आप प्रशासन में किस प्रकार अप्लाई करोगे ये पूछना चाहता है, उसको कैसे वो संवर्धित करेगी। तो इसमें मैंने क्या लिखा, जो आरएस की मेरी आंसर शीट है उसके अंदर मैंने रित को 1.5 नंबर मेरे आए हैं। वहां उसने कहां मैंने इस चीज को अप्लाई किया, रित का मुझे भी पता था, इसको भी पता था, लेकिन वहां आपकी सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, उस रित को आपने समझा है क्या, आपने समझा नहीं, सिर्फ उस चीज को आपने पढ़ा और याद कर लिया। पढ़ने और याद करने के स्तर पर यूपीएससी पीसीएस क्लियर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। आप उसको उस चीज को अप्लाई कितना करते हो, कहने का मतलब अप्लाइड थ्योरी, उस चीज को आप समझते कितना हो, आप उस चीज को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करना। जैसे रित क्या है, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, जो सामाजिक नैतिक सारी व्यवस्था विश्व के अंदर, सारी व्यवस्था का जो संचालन हो रहा है उसको रित बोला गया है। पुरुष सूक्त के अंदर रित का वर्णन है ऋग्वेद में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रशासनिक उत्कृष्टता को समर्थित है। जिस प्रकार रित एक नियमानुसार, नियमों से बंद करके सारी व्यवस्था का संचालन हो रहा है, तो प्रशासन में नियम कौन से हैं, सत्यनिष्ठा, सारे जितने भी हैं, जैसे निष्पक्षता है, तटस्थता है, सहानुभूति है, ठीक है, ये जितनी चीजें आपके अंदर आएंगी तो वो सारी चीजों
को साथ लेकर के जब एक प्रशासक सत्यनिष्ठा के साथ अपने प्रशासन का संचालन निष्काम कर्म योग के साथ, उसमें जोड़ो भावनात्मक सुदृढ़ता बुद्धिमत्ता के साथ अगर संचालन करता है तो वह रित की धारणा को ही संवर्धित करना है। तो वहां आपके दो में से दो आते हैं। अब दूसरी बात और लेता हूं मैं। अब इस चीज को इसने बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया है। जैसे इसने कहा है प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण है, और गीता का कौन सा सिद्धांत इस हास्य की पुष्टि करता है। अब आप नैतिक शास्त्र पढ़ते हो, यार गीता तो हम सभी जानते हैं, यार गीता का तो कोई पूछ लेंगे, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब बता देंगे, लेकिन प्रश्न कहां से आते हैं? प्रश्न आपकी समझ पर आधारित होते हैं। इसमें क्या दिया है? लोक कल्याण। तो गीता के अंदर एक क्या चीज है लोक कल्याण की? गीता के अंदर एक सिद्धांत है लोक संग्रह, उस पर आपको ध्यान देना है। गीता में लोक संग्रह की अवधारणा, जिसमें परोपकारिता और जन कल्याण को केंद्रीय महत्व दिया गया, इसमें 1.5 नंबर आए हैं, ये बढ़िया लिखा है इसने। तो ये मैं आपको उदाहरण सहित बता रहा हूं। तो अब मेन चीज निकल के आ गई ना, सबसे बड़ी बात जो आ गई। सबसे बड़ी बात क्या है? आप पढ़ने के दौरान समझ कर पढ़ें और उस जीवन उसको ये पढ़ें, इसका महत्व क्या है, इसका प्रशासन में महत्व क्या है, इसका मेरे व्यक्तिगत लाइफ में, ये मनुष्य के जीवन में कैसे लागू होती है, प्रशासन में कैसे लागू होती है, ये इसमें नैतिक मूल्य क्या है, सारयुक्त चीज क्या है, इसका सामाजिक आर्थिक पक्ष क्या है, राजनीतिक पक्ष क्या है, उसके विभिन्न आयाम डायमेंशन आपके क्लियर होने चाहिए। और ये कब क्लियर होंगे? जब आप आंसर शीट कुछ अपलोड की भी पढ़ोगे बार बार। सर यूपीएससी पर सारा साथ कैसे करें? हाँ, इसी पे आऊंगा मैं, बिल्कुल इसी पे आऊंगा कि आप अपने कंटेंट के साथ न्याय नहीं करते हो, ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो, गुणात्मक नहीं पढ़ते हो। मात्रात्मक सभी पढ़ते हैं, हाँ यार मेरा कोर्स कंप्लीट है, यार अपने सब चीजें तैयार हैं। आप उस चीज का एनालिटिक व्यू, उस चीज का एनालिसिस आपको आना चाहिए उस चीज का। और वो कब आएगा? वो जब आएगा जब उस चीज को आप समझ के पढ़ोगे, उस चीज को टैग करके पढ़ोगे, किसी चीज से जोड़ करके पढ़ोगे। आप जोड़ करके पढ़ने का हास्य, जैसे एक दो उदाहरण के द्वारा बताता हूं। आप पढ़ो तो सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, उस चीज पे मैं आ रहा हूं। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, थोड़ा सा प्रश्न 10 नंबर का यार इसमें। अरे बहुत बढ़िया प्रश्न, आपको पता है यार, हम जानते हैं। आप क्या करते हो? ये पढ़ते हो रोग, क्या रोग तो सारे जानते हैं, संक्रामक रोग हैं, ये वायरस है, लगभग अपनी तैयारी है, पढ़ लिया यार। लेकिन आपने पढ़ा है, गुणिया नहीं है। बुढ़िया कहने क्या बेटा आप पढ़े हो तो बहुत बन, गुणियों को नहीं। कहने का मतलब गुणात्मक स्टडी। और गुणात्मक स्टडी कैसे करें, इस चीज को भी सस्टेन नहीं रख पाते हैं। एक होता है सस्टेन रखना, संपोषणीय अध्ययन। आप संपोषणीय अध्ययन करें, जिसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं, वो चीज है। जीवाणु इसमें एक दिया है, नीचे दिए संक्रमणीय बीमारियों के क्या कारण है, और नीचे संक्रमणीय और गैर संक्रमणीय बीमारियों को वर्गीकृत कीजिए, बांटना है। इसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, ये संक्रमणीय बीमारियों के कारण आप लिख दोगे। प्रसार सीधा लिखो, भोजन, पानी, हवा, कीट, सीधे संपर्क। बस थोड़ी सी बात लिखनी है आपको, कंटेंट ज्यादा लिखना ही नहीं है। बीमारियों का वर्गीकरण एक तरफ दे दिया संक्रमणीय, एक दिया गैर संक्रमणीय। अस्थमा, कोलेरा, रेबीज, टैकोमा, दूसरा अल्जाइमर गैर संक्रमणीय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप पढ़ते समय क्या करते हो? आप ये ध्यान ही नहीं देते, ये वायरस जीवाणु से होती है, ये बैक्टीरिया से होती है, ये वायरस से होती है। उस समय आप चीजों को जोड़ करके पढ़ो आप। अब एक चीज और आती है, अब सबसे बड़ी बात क्या आती है? भारत में नैनो मिशन व उसके उद्देश्य क्या है? प्रश्न क्या पूछेगा? भारत में नैनो मिशन और उसके उद्देश्य। आपने नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ दी, सर मुझे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में तो सारा ज्ञान है, मैं जानता हूं नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा भारत में नैनो मिशन और उसके उद्देश्य। तो सबसे पहले तो भारत में जो नैनो मिशन है उसको जानना बहुत जरूरी है, फिर उसके उद्देश्य क्लियर करने बहुत जरूरी है। इसको आप अपने इमेजिनेशन से भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। इमेजिनेशन इसमें क्या लगाओगे आप भी, इस क्षेत्र के अंदर जो शोध हो रहे हैं उसमें किन किन समस्याओं का समाधान होगा और क्या क्या चीजें होंगी, वो चीजें आपको इसमें ध्यान देना जरूरी है। जैसे नैनो क्षेत्र में सबसे बड़ी बात क्या आती है? कोई भी क्षेत्र का विकास हम करते हैं तो क्या करते हैं, ये हर क्षेत्र में लागू करो। आप कोई भी प्रश्न पूछे, उद्देश्य अगर आपसे पूछे, कोई मिशन पूछे, सबसे बड़ी बात क्या होती है? अवसंरचनात्मक विकास। इसने बहुत बढ़िया उत्तर लिखा है, मैं आपको बताऊंगा, और अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इसमें 5, ये 2, 3, 4 आए हैं, 5 में से 4 आए हैं, इतना बढ़िया लिखा है। फिर नैनो मिशन के तहत भारत को क्या करना पड़ेगा? वैश्विक समन्वय व सहयोग प्राप्त करना, निजी निवेश, सहयोगिता, सहभागिता, विकास, शोध एवं अनुसंधान, अच्छे शब्दों का यूज किया है। मानव उपयोगिता में वृद्धि करना, वर्तमान समस्याओं का नैनो संशोधन पर बल। और भारत ने 2001 में नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान पर बल दिया तथा 2007 से 12 तक प्रथम नैनो मिशन 1000 करोड़ खर्च CNR राव का नेतृत्व में 2014 से 17 तक द्वितीय नैनो मिशन 750 करोड़। ये इस तरीके से, ये सारा बढ़िया तरीके से लिखा है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं ये सारी चीजें।
तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आप चीजों को छूते हो, छू लेना, टच कर लेना, हाँ यार तैयार है। कहीं से आपने कोई नोट्स पढ़ लिए नैनो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा, आप कहीं किताब से नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ ली, उस चीज के अंदर आपका पूरा विश्लेषणात्मक नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो तो उसके आयाम है विभिन्न, उसके सबसे पहले क्या है, फिर उस टेक्नोलॉजी के प्रकार हैं, फिर उसकी विशेषताएं हैं, फिर विशेषताओं के बाद उसके विभिन्न आयाम, इसका राजनीतिक पक्ष है, इसका अनुसंधान के स्तर पर क्या विकास हो रहा है, इसकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, इसके कौन कौन से मिशन हैं, वैश्विक स्तर पर इसका कितना संवर्धन हुआ है, इस पर नई नई जो खोज हुई है, नोबेल पुरस्कार मिला है किसी को, या नैनो टेक्नोलॉजी में जितना मतलब कुछ बहुत सारा रोबोटिक्स है और है, या रोग के स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर इस चीज़ का, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रयुक्त हुई है ये, इसका अनुप्रयोग, वो आपको ध्यान होने चाहिए। और उद्देश्य किसी भी योजना की, किसी भी प्रौद्योगिकी की, किसी भी चीज़ के आपको उद्देश्य और उसकी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। और वो कब होंगी, जब उसकी आप प्रमाणिक पुस्तकों से जुड़ोगे, उसके जो उस चीज़ में माहिर है वो व्यक्ति का मैराथन क्लासेज हो या कुछ अच्छे नोट्स हों, उस चीज़ को आप समझ करके पढ़ोगे, खुद की इमेजिनेशन लगाओ। आप किसी चीज़ पर सोचते हो तो उसके विभिन्न आयामों पर आप विचार करो, अपने आप उतर आ जाएगा। और इसकी स्किल आपको कैसे पता होगी, आप जो भी टॉपर हैं, जो भी RAS UPSC में सेलेक्ट हुए हैं, उनकी मेंस की आप आंसर बुकलेट आप देखो, वो किस प्रकार आंसर राइटिंग करते हैं। वो किताबों में वो पर्सन नहीं होते, फिर वो कैसे लिखते हैं, फिर आपको पता लगेगा हाँ यार ऐसे तो मैं भी लिख सकता था। जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार मैं लिख सकता था। लेकिन कमी कहाँ रहती है, हम उस चीज़ को सस्टेन नहीं रख पाते हैं। आप मेरे से अब सुनोगे, सुनने के बाद 5 या 7 दिन में भूल जाओगे। जब भी आप सिलेबस ले आओगे, तैयारी करोगे, हाँ यार पढ़ लिया, राज्यपाल को पढ़ लिया, राष्ट्रपति को पढ़ लिया, पर्सन कहीं से पूछ लो। अरे पर्सन कहाँ से पूछा जाता है, पर्सन पूछा जाएगा राष्ट्रपति से ही, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से पूछा जाएगा। तो उसमें क्या देगा, अनुच्छेद 356 और 352 को 355 के साथ आप इसका विश्लेषण कीजिए। मतलब 355 इन दोनों के बीच सेतु का कार्य किस प्रकार करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव का विवेचन कीजिए। अब आप कहोगे यार मैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जानकारी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव तो आपको पता है कि कोई युद्ध होता है तो उसका वैश्विक स्तर पर हुआ तो उसके क्या प्रभाव होगा, उसको आप खुद अपने स्तर पर उसको लिखो, डोंट वरी। जो भी है आपको पता है, विश्व युद्ध के अंदर विश्व में जो भी पूंजीवादी विचारधारा, साम्यवादी, उसका जनक रहा, बहुत बड़ी बात भी आप लिखो, ठीक है। और 2-4 चीजें आप लिखो, और किस प्रकार लिखो ये मैं आंसर शीट अपलोड करूंगा तब आपको पता चलेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया, जब आप पढ़ो ना तो उस चीज के सारे पक्षों पे गौर करो। इसका मतलब ये नहीं है वहीं उलझ के रह जाओ, और उस चीज को जोड़ करके पढ़ो, टैग करके पढ़ो, ताकि परीक्षा के अंदर आपको उलझन भरी स्थिति का सामना ना करना पड़े। जैसे पढ़ते समय आप कैसे पढ़ो, हिंदी के अंदर आप कहोगे अरे यार मेरे तो शब्द युग्म सारे गलत हो गए, मैंने तो पढ़े थे। लेकिन आप पढ़ते हो तो तब गलती क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो। जैसे रीस और रिस, ये 2 शब्द पढ़े शब्द युग्म, रिस, री छोटी आती है और री बड़ी आती है, रीस। तरणी और तरणी, एक का नाव होता है, एक का सूर्य, और वहां आप गलती कर जाते हो। आप सोचते हो अरे यार इसका सूर्य है, इसका नाव है, पता नहीं यार ये कौन सी तरणी, बड़ी वाली नाव है या छोटी वाली। तो वहां पढ़ते समय आप क्या पढ़ो, तरणी बड़ी मात्रा आ रही है, इसका मतलब नाव बड़ी होती है, और सूर्य के अंदर तरणी छोटी मात्रा, इसका मतलब सूर्य छोटा होता है। वैसे नहीं, हकीकत में नहीं, दिखने में सूर्य छोटा दिखता है, अपने को सूर्य कितना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, लेकिन नाव है तो बहुत बड़ी होती है। नाव तो काफी बड़ी होती है, अपने देखते हैं तो नाव में बड़ी मात्रा आएगी, तैरने। पढ़ो उस समय आप टैग करो चीजों को दिमाग में, कभी नहीं भूलोगे, एक बार रिवीजन की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। और छोटी मात्रा का मतलब वो सूर्य हो गया। रीस में बड़ी मात्रा आती है, तो ईर्ष्या लिखने में बड़ी मात्रा आती है ना, ईर्ष्या, तो उसको क्या जोड़ो, रीस मानी होता है ईर्ष्या। लेकिन आप बोलचाल में क्या कहा, यार रीस नहीं करनी चाहिए, मतलब गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपने दिमाग में क्या हुआ, यार रीस मानी तो गुस्सा हुआ, रिस मानी ईर्ष्या हुआ। तो रिस का मतलब ईर्ष्या नहीं होता है, रिस मानी गुस्सा और रीस मानी ईर्ष्या। तो इस तरह चीजों को आप जोड़ करके पढ़ो, इस चीज को हर जगह अप्लाई करो। जैसे राजस्थान में पढ़ रहे हो लोकनाट्य, मैं हमेशा ही कहता हूं 4 बेंत टोंक, आपको पता है 4 बेंत ठोक, तो इस तरह आपको याद रह जाएगा। एक है HCl और HNO3, अमलराज कैसे बनता है RS में पूछा गया। आप वहां क्या लिख के आते हो, इसमें 1 भाग HCl और 3 भाग HNO3, 0 मार्क्स आएगा। लेकिन आप जब ऐसे करके पढ़ते हो, HCl में 3 अक्षर हैं, HCl तो 3 भाग HCl होता है, और HNO3 1 भाग, उसको अमलराज कहते हैं। तो ये मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूं हर बार समझने के लिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स। तो अब मेन चीज
अपने क्लियर होगी किस प्रकार पढ़ना चाहिए। मेंस में भी आप चयनात्मक अध्ययन करें, मेंस में ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, वहां आप उलझ के रह जाते हैं और वहां से प्रश्न बहुत कम आते हैं। तो इसलिए आप पहले मेंस का जो पहले का ट्रेंड है उसको आप विश्लेषण करो। मेंस का आप जो सिलेबस है और जो पहले के आंसर राइटिंग PYQ उनका आप अभ्यास करो, ठीक है। और आंसर बुकलेट आप जरूर पढ़ो, मैं इस पे आंसर बुकलेट मेरी अपलोड कर दूंगा, उसको आप देखें। तो थैंक्स फ्रेंड्स।